हेलो जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। हेलो जी, जय श्री कृष्णा बॉस। अ, हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे इंडियन इकोनॉमिक्स। और इंडियन इकोनॉमिक्स का भी होपफुली आज का सेशन जो है आखिरी सेशन है। डे वन से मैं आपको यही बात कर रहा हूँ इस इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि भैया जितना मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना है आपको नोटबुक के अंदर। मैं आपको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट्स के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रोक के लिख लो। अगर रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो आप पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है? तो या फिर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मैंने आपको समय दिया है, आज भी दूंगा। जितना मैंने लिखवाया है उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये मान के चले कि स्टडी मटेरियल से अगर आप होता है ना, आपने पूछ लिए मेरे को स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दिया, मेरे को करना है तो आप करो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो भाई ने लिखवाया उतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं लिखवा रहा हूँ, अगर एग्जाम में उस चैप्टर पर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन वो होंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ। और इसमें से भी 8 में से 7 वो होंगे जो आईएमपी टिक करा दूंगा। बाकी भगवान मालिक है, ठीक है? आज का सेशन जो है अ, मतलब ये मान के चलो सिर्फ डाटा 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 और डाटा दे के रखा है। यानी कि सिर्फ मैंने आपको एक नज़र दिखानी है कि भैया ये प्राइमरी सेक्टर में है, ये सेकेंडरी में है, और ये क्या है, टर्शरी सेक्टर में है। ठीक है? कुछ सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम्स लेकर आती है, तो स्कीम के नाम, उनके शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ये बस अपन को तैयार करने हैं। कौन सी रैंक पे था, कौन सी रैंक पे आ गया, मतलब बहुत छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं। हर पॉइंट अपने आप में अलग है, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्चुअल स्टडी वाला बात कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने डिस्कस करना है, डिस्कस करके खत्म कर देना है। आपने लिख लेना और लिख कर आईएमपी मार्क कर लेना है, एएमपी, और उसके बाद उसको बस गो थ्रू करके एग्जाम में जाकर बैठ जाना। ठीक है? होपफुली होपफुली क्या, चलो अपन आज इसको खत्म ही कर देते हैं। तो ये मान लो लास्ट सेशन है आपका इंडियन इकोनॉमी सेशन का, ठीक है? तो चलिए पिक्चर शुरू करते हैं। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ये रहा। हेडिंग डाल दो, करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। करंट स्टेटस ऑफ या करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हेडिंग डाल दो जी, करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसा कि हम शुरू से अब पढ़ते आ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है अपने 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर अपन बात करते हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। जैसे एग्रीकल्चर, शुगर कैन की बात करते हैं तो उसके साथ में शुगर भी साथ में चल जाता है। उसके साथ कोई उससे रिलेटेड या उससे जुड़ा हुआ कोई भी छोटा मोटा उद्योग है तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में बेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेते हो, और पूरे भारत के अंदर जितनी भी तरह की, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, लॉजिस्टिक्स हो, वट एवर इट इज, तो ऐसे लाइन दी हुई है। और टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर। और आप यकीन मानेंगे कि हमारी इकोनॉमी को सबसे बड़ा योगदान एफडीआई से जो पैसा आता है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहां से जो सबसे ज्यादा पैसा आता है ना, हमारे सर्विस सेक्टर को आता है। और टॉप 10 के अंदर 7 पोजीशन पे है। मतलब आप भी मान के चलो कि आग लगा रखी है सर्विस सेक्टर में भी अपन ने। ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, इतना आई जस्ट वांट कि आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इतना करंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जितना जितना मैं इसके ग्रुप में लूंगा, जैसे इतना लिया है तो वो नीचे में हैश लगा दूंगा, ताकि आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको लिखते चले जाएं। बराबर है क्या? ये मैंने लगा दिया यहाँ पर एक हैश। ठीक है? अच्छा, आईएमपी के लिए, अब चलो आईएमपी के लिए मैं हैश मार्क करूंगा, यहाँ पर हैश नहीं लगाता हूँ। 47% तक है। चलो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर विद इट्स एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर मतलब इससे जुड़े हुए सेक्टर है। इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया। भारत के अंदर कृषि, अपन बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और लगभग इतने प्रतिशत, 60%, 50%, 70% जनसंख्या हमारी कृषि प्रधान या रूरल एरिया में रहती है। तो वो लोग का जीवन जीने का सबसे प्रमुख साधन या तो खेती किसानी है, या फिर उससे जुड़े हुए छोटे मोटे सेक्टर्स हैं, उससे जुड़े हुए छोटे मोटे उद्योग हैं। इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है दूध, दाल, जूट और मसालों के रूप में। तीसरी बात, लार्जेस्ट एरिया प्लांटेड अंडर
मतलब भारत की जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरा जमीनें हैं, कृषि भूमि जो है, उसका सबसे ज्यादा भाग गेहूं, चावल और कॉटन, कॉटन कापूस, कपूस क्या पता क्या बोलते हैं, कॉटन, इसके अंदर आपने प्लांट किया हुआ है। आई जस्ट वांट कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज कर लें, लिख लें, मैं आपको पूरा पूरा मौका दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखो, सबसे अपन बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनके अंदर है, तो मैं आईएमपी मार्क कर दूंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस। आईएमपी, आईएमपी है नहीं, आईएमपी को, आईएमपी इज इक्वल्स टू हैश, यानी कि ये हैश मार्क जहां होगा ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलना है, इसको आपको देखकर जाना है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दूध, दाल, जूट और स्पाइसेस, मसाले का। लार्जेस्ट एरिया, एरिया वाइज की बात करें तो चावल, गेहूं, व्हीट, राइस एंड कॉटन, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट, वेजिटेबल, चाय, फार्म फिश, कॉटन, शुगर कैन, शुगर, व्हीट, कॉटन एंड राइस। सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन अपना इस इन चीजों का होता है। भारत की 47% जो जनसंख्या है डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिविंग। अपने जीवन जीने के लिए लगभग 47% जनसंख्या जो है वो इस पर जीती है, और हमारे जीडीपी का लगभग 19%, यानी कि 18.8%, 18.8% ऑफ आवर जीडीपी, 18.8%। ये ध्यान रखना, सेकंड पोजीशन किसका है आपका, ये सबका है, फर्स्ट पोजीशन ये है, और एरिया वाइज फर्स्ट पोजीशन व्हीट, राइस और कॉटन का है। अब आगे बात करें कि भैया हमारी 47% जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, और वहीं से उनका रोटी पानी दाना पानी चलता है, जो कि जीडीपी का लगभग 19%, 21-22 के आंकड़ों के अनुसार है। 21-22 के आगे के आंकड़े हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं दिए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं इसी पर आधारित प्रश्न होंगे। अगर आप आगे के अपडेटेड आंकड़े चाहते हैं तो वो आप गूगल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता था, मैं आपको बता सकता था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया हम ये मान के चलेंगे, उसी के आधार पर प्रश्न होंगे और आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 18.8%। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन 315.7 मिलियन डॉलर्स का था 2021-22 में। इंडिया अमंग टॉप 10 एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। भारत जो है विश्व के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में से एक माना जाता है। अपेडा, 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 अपेडा इज इंपॉर्टेंट, एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का प्रोसेस्ड फूड, यानी कि एग्रीकल्चर, जैसे मान लो अपन ने फ्रूट्स का, फ्रूट्स हमारे क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, अब उससे जो जूस निकलता है वो प्रोसेस्ड फूड है उसका। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, इसका नाम APEDA रखा गया, ठीक है। इस इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका काम क्या है भैया, प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। हैश ज्यादा बड़ा हो गया तो वो टूट रही है ना, हैश छोटे छोटे कर दूंगा मैं। टिल द एंड ऑफ 1960s, 1960 के दशक तक भारत जो था फूड डेफिशिएंट नेशन था, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हल्का सा छोटा सा लगा देते हैं। 1960 के दशक तक हमारे खाने के वादे थे और हम खाने के लिए इंपोर्ट करते थे। सोचो, कृषि प्रधान देश कब से है, लेकिन खाने के भी वादे थे 1960 में। लेकिन धीरे धीरे हरित क्रांति आई, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, इवोल्यूशन आपने सुना होगा। मैं ऐसा मान के चलो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं या लिख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन मेथड मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लिबरलाइजेशन यानी कि कुछ स्कीम्स लेकर आए। वो स्कीम्स क्या थी, नंबर 1, 100% FDI इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड ई कॉमर्स। 100% FDI, FDI मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 100% FDI मतलब सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ किसानी खेती से सब कुछ फसलें हो जाती है, लेकिन इनको मार्केटिंग करना या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ई कॉमर्स करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए माल को कैसे इसका मार्केट किया जाए, तो उसको लेकर 100% विदेशों को, विदेशी व्यापारियों को बुलाया कि इफ यू वांट तो आप 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हमें कोई चक्कर नहीं है,
नंबर वन। नंबर टू, इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स थ्रू ई किसान। ई किसान एक ये लोग स्कीम लेकर आए जिससे इनकम सपोर्ट दिया गया फार्मर्स को, किसानों को एक निश्चित फिक्स इनकम बताई गई कि यार इतना तो आपको मिलेगा ही। फिक्सिंग एमएसपी, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1.5 गुने तक तय किया गया आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो किसान 1 लाख रुपए का खाद बीज फसल वगैरह लाता है तो कम से कम उसको 1.5 लाख मिलना चाहिए, 1.5 गुना किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ओके। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, अच्छा आप अभी साथ साथ हैश नहीं लगा सकते, लेकिन आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट पेज खत्म होने के बाद लेना, या एक काम करें, एक काम करो, सुनो, स्क्रीनशॉट आप अभी बिल्कुल भी मत लो। स्क्रीनशॉट आप तब लेना जब मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा ना, तो फिर मैं ऊपर से नीचे तक आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलूंगा ताकि वो हैश कवर हो जाएंगे, नहीं तो आपके स्क्रीनशॉट में हैश नहीं आया तो दिक्कत आएगी। क्लियर है, चलो। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर्स एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट पर, कंसेशनल रेट पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल कराए गए, यानी कि इनको लोन सस्ते दामों पर मिले। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल के लिए एक नेशनल मिशन रखा गया ताकि एडिबल मतलब खाने के तेल जो है एकदम आग लगाकर बेचे भाई साहब, मजा आ जाना चाहिए जिंदगी का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये फुल फॉर्म अपन को पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब बताओ किस लिए होगा कि भैया फसलें जो खराब हो जाती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्रॉप लॉस, जो फसलें खराब हो जाती थी, भाई बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गई हैं, तो उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये योजना क्या थी, कृषि के विकास की बात चल रही है, यानी कि ऑर्गेनिक खेती की बात चल रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंप्रूवमेंट इन सॉइल हेल्थ, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाई जाए, शिक्षा प्रदान करना किसानों को, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उनका रुझान पैदा करना परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आता है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO। FPO भाई जैसे किसानों का अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा तो जो FPO बना, फार्मर प्रमोशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्रमोट करने के लिए एक संगठन बनाया गया ताकि क्या हो कि इन जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है यानी कि किसान लोग हैं, किसान लोग की इनकम में बेटरमेंट आए। किस लिए बनाया गया भाई साहब कि इनकी ऑन ऑर्गेनाइजेशन में बेटरमेंट ऑफ इन इनकम हो। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि एक एक बूंद पानी वेस्ट ना हो, वाटर का यूज एफिशिएंटली हो हर लेवल पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि आप पानी उतना डालें जितना फसल के लिए जरूरी है। अगर ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो आप हौद बना लें, हौद मतलब छोटा कुआं, ये वो सब, और अकॉर्डिंगली आप पानी का इस्तेमाल करें। तो ये योजना लेकर आए। वाटर यूज एफिशिएंसी एट फार्म लेवल, जितना उनको जरूरत है उतना। एग्री इंफ्रा फंड, किसान रेल, किसानों के लिए रेल की व्यवस्था की गई। किसान रेल का मतलब किसान उसमें घुमा करेंगे नहीं, उनकी जैसे मालगाड़ी होती है ना माल वगैरह के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए किसान रेल की व्यवस्था हुई है। ईनम, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईनम। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, कुछ तो हिला है, कुछ हिल गया है, एक सेकंड ना। अरे बाबू क्या हो गया, एक सेकंड बॉस, एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी, हम लोग वापस आ गए हैं, ये उड़ गया था जी थोड़ा सा। चलो वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था ईनम। ईनम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये तो छप गया समझो, एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से पक्का हो गया जी। ईनम क्या होता है समझना, ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ई नम किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, पहली बात। नेटवर्क्स, इसके अंदर क्या है, नेटवर्क द एग्जिस्टिंग APMC मंडी, जो अपनी कृषि उपज मंडियां होती हैं, APMC मंडी होती है, इनका नेटवर्किंग करता है टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। भाई
एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है, इसके नेशनल मार्केट को यूनिफाई करने के लिए एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका नाम है ई नम। तो ई नम क्या है? पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसका काम है एपीएमसी मंडी को का नेटवर्क पूरा बनाता है ये, है ना, और नेशनल मार्केट एग्रीकल्चर कमोडिटीज का को यूनिफाई करने का काम करता है। अब इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस मेनी इश्यूज सच एज, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो नंबर 1, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े। और मान लो कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मैं 10 एकड़ तो फिर मैं बड़ा हो गया, मान लो मेरे पास 3 एकड़ जमीन है और 3 एकड़ जमीन 6 टुकड़ों में, और वो टुकड़े अलग अलग जगह, यानी कि पहले मैं यहाँ पे ट्रैक्टर चलाऊं, फिर घूम के दूसरी जगह जाऊं, फिर घूम के तीसरी जगह, तो बहुत सारे से विभाग थे आपस में, टुकड़े अलग अलग जगह आ रहे, एक जगह पूरी की पूरी भूमि नहीं है। बहुत सारे किसानों के साथ ये समस्या है, या तो छोटी है और फ्रेगमेंटेड, यानी कि टुकड़ों में जमीनें हैं। एक, लो फार्म प्रोडक्टिविटी, ये तो पूरे देश में अपन को मालूम है। लो मार्केटेबल सरप्लस, लो इनकम लेवल, मार्केटेबल सरप्लस कम है, यानी कि आमदनी इनकी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है। इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट, भाई ये जो किसान है, एक तो पढ़े लिखे ना, पढ़ने लिखने का अभाव होता है, यानी कि शिक्षा का अभाव होता है। तो ये और कहीं ना, अच्छा शिक्षा का अभाव है तो तकनीक का अभाव है, तकनीक का अभाव है तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, जब क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डोमेस्टिक मार्केट छोड़ो, एक्सपोर्ट मार्केट छोड़ो, किधर भी है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन एडिक्वेट एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देश में हमारे किसानों के पास बहुत कम है। इंफ्रा का मतलब जो उससे आधारभूत सुविधाएं हैं, कुएं वगैरह सबके पास नहीं। हैवी डिपेंडेंस ऑन मानसून, ये तो आप सबको पता है, मानसून पे रहते हैं अपन डिपेंडेंट, लॉस ऑफ क्रॉप्स होता है। पुअर वेयर हाउसिंग, अपने पास वेयर हाउसिंग, यानी कि माल कई बार ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या करें, फेंकना पड़ जाता है, वेयर हाउस नहीं है अपने आसपास। वेयर हाउस मतलब गोदामियां जहां पे माल को संचित करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह एंड मार्केटिंग। पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, गरीब हैं बेचारे। पुअर अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, पुअर अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, वही बात की ना मैंने, एजुकेशन का प्रभाव है। एजुकेशन नहीं है तो तकनीक कैसे पकड़ के चलेंगे। क्लाइमेट चेंज डिस्टरबेंस बड़े होते रहते हैं। इनएबिलिटी चैनलाइज, भाई ये चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, यूज सरप्लस ऑल्टरनेटिव प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे गन्ना प्रोड्यूस हुआ और हमारे यहाँ पे गन्ना बिक रहा है 10 रुपए में, लेकिन दूर दराज के एक क्षेत्र में बिक रहा है 40 रुपए में, तो हम यहाँ से वहां भेजने का हमारे पास चैनल ही नहीं है, थक हार के हमें 10 में ही बेचना पड़ रहा है, तो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बना सकते हैं हम नहीं बना पा रहे हैं। हमारे के साथ सुविधाएं नहीं है ना यार, सड़कें ही नहीं है गाँव में, वोट मांग के आ जाते हैं लोग, सड़कें बनाते नहीं, बुद्धू बनाते हैं, सड़कें नहीं बनाते, बुद्धू बनाते हैं। अनसाइंटिफिक एंड वेस्टफुल एग्री प्रैक्टिसेस, यानी कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते, वेस्टफुल होती है। तो अब ये आपका हो जाता है जी खत्म। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी सेक्टर को आपको वो हैश वगैरह के साथ में फोटो खिंचवा देता हूँ। यहां से शुरू होता है, सिर्फ मैं 30 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रुकूंगा। चलिए शुरू कीजिए। 1 2 3 7 8 9 10 चल 47 से यहां 1 2 3 8 9 10 चल लिबरलाइजेशन मेथड्स 1 2 3 ओके, मैं इधर का कर देता हूं। चलो पहले ये ग्रीन वाला लिख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन वाला आप खत्म कर लें, ग्रीन वाला खत्म हो गया, ओके। अब ग्रीन के साथ में ब्लू, बीमा योजना के सामने PMY प्रॉपर मैंने वो इशारे दे रखे हैं आपको, और ये नम। चलो एग्रीकल्चर क्या क्या फेस कर रहा है जी गड़बड़, ये लो जी, पुअर वेयर हाउसिंग एंड मार्केटिंग तक हो गया, ये पुअर वेयर हाउसिंग एंड मार्केटिंग से स्टार्ट कर दिया जी। चलो अब आते हैं जी हम सेकेंडरी सेक्टर पर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसमें भी मैं हैश का मतलब इंपॉर्टेंट होगा जो एग्जाम में आने लायक है, यानी कि संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करना है, अच्छा स्क्रीनशॉट आपने लास्ट में लेना है, आप सुनो। चलो, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी सेक्टर है तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? जीवन के लिए प्राइमरी चीज को पीना पड़ेगा, जो है पानी। पानी पियो, पानी पियो, जिंदगी जियो। पानी पानी चैन से मजा लो। इंडियन इंडस्ट्री जो है, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडस्ट्री जो है भाई साहब सिग्निफिकेंट पोजीशन रखती है इंडियन इकोनॉमी में। टोटल जीडीपी का या ग्रॉस वैल्यू एडिशन का 30%, टोटल का 30% सेकेंडरी सेक्टर से अपन उठाते हैं, और इसमें लगभग 12.1 करोड़ लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में बने हुए हैं। ये डाटा 2021-22 का है, अभी तक तो बढ़ गए होंगे, लेकिन अपन 21-22 के आधार पर ही चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ उदाहरण दिए हैं यहां पर। वो उदाहरण क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स, उसके बाद आता है टेक्सटाइल्स, रिटेल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, कॉटेज इंडस्ट्री, टूरिज्म, ईटीसी, ये एग्जांपल दे रखे हैं। शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, जीवीए का 50% से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से होता है। चलो जी, डेवलपमेंट और रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ की प्रायोरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग का यहां पर ये की फैक्टर है जी, की प्रायोरिटी है अपनी भारतीय सरकार की। अब ये रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? वैसे उतना आपके लिए नहीं, बट चलो समझ लेते हैं, सुन लो। रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है कि भैया ये एक प्रोसेस होती है कि एक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ऑपरेटिंग कंडीशन, प्रोसेस इक्विपमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमन फैक्टर्स, इसके अंदर जो वेरिएबिलिटी आती है ना, उसको संभालने को अपन क्या बोलते हैं? रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बात आती है जो मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 78% टोटल प्रोडक्शन का 78% मैन्युफैक्चरिंग से आता है। टोटल जीवीए का 30% हमारा सेकेंडरी सेक्टर से आता है, और उस सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से 78%, टोटल प्रोडक्शन का 78% रेवेन्यू जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। इंडियाज रैंकिंग जीआईआई, जीआईआई यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। जीआईआई क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि 2015 में हमें 81 पोजीशन दिया था, वो 2022 में यानी कि 7 साल के भीतर हम 40वीं स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट आई है। तो कौन सी रैंक है हमारी? 40th रैंक है जीआईआई के अनुसार। आगे डीपीआईटी, डीपीआईटी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज और इंटरनल ट्रेड के प्रमोशन के लिए एक डिपार्टमेंट का गठन किया गया, जिसे डी पिट कहा गया। अब ये डी पिट का क्या रोल है? इसका काम है फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को न सिर्फ फॉर्मुलेट करना बल्कि उन्हें इंप्लीमेंट भी करवाना, ये डीप पिट का काम होता है। तो ये डीप पिट आपको सिर्फ समझ के जाना है कि डीप पिट का फुल फॉर्म क्या है और नाम क्या है। सम इनोवेटिव स्कीम्स, कुछ इनोवेटिव स्कीम्स हैं, यानी कि जैसे ऊपर थी ना स्कीम, नाम नाम ये वो, तो इसकी भी स्कीम है। सुनो, जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया गया 1 जुलाई 2017, ये डेट ध्यान रखना, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी कब पहली बार लेकर आए थे। तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लेकर इंट्रोडक्शन किया था, और इस इंट्रोडक्शन में क्या कहा था कि भैया इतने तमाम तरह के इनडायरेक्ट टैक्स सब हटाओ, सिर्फ एक देश एक टैक्स लगना चाहिए इनडायरेक्ट, उसका नाम जीएसटी रखा गया। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया मतलब भारत में ही पैदा करो, भारत वाला यूज करें, और इसका मेक इन इंडिया
ये 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका 2.0 वर्जन क्या कहता है भाई साहब, हम 27 सेक्टर्स कवर करेंगे। मेक इन इंडिया कहता है 27 सेक्टर्स कवर करेंगे, 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस सेक्टर्स। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम टाइम पे सिर्फ हैश वाले आप तैयार करके जाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो पहले कभी 77th रैंक होती थी अपनी 2015 में, 2021-22 में हमारी रैंक कितनी होगी, 63 रैंक हो गई है। ये रैंक इंपॉर्टेंट है जी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये रैंक जहां भी नजर आएगी ना आपको इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि रैंक पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार ने क्या किया कि भाई प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन लेकर आए, लीगल प्रोसीजर में रैशनलाइजेशन आया। भाई लीगल होता है ना, बहुत सारे कागज इकट्ठे करने पड़ रहे हैं तब जाके धंधा कर पाते हैं, कागजों की कमी की गई, यानी कि रैशनलाइजेशन इन लीगल प्रोसीजर्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसीजर्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर। यानी कि आप हर चीज के लिए आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठकर भी आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंक क्या चालू है इसका, 63 पूछा जाता है। आगे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसको बोलते हैं वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप शॉप ये इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। नाम पता होना चाहिए क्यों है, किसके लिए है। पीएम गति शक्ति, गति कहां मिलती है, जहां पे डिजिटलाइजेशन होता है, ठीक है, तो जहां पे डाटा बेस्ड डिसीजन होने वाले हैं इंटीग्रेटेड प्लानिंग और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहां पर पीएम गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान था, ये लेकर आए, देख के जाना है। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम ने 2020 मार्च में आत्मनिर्भर भारत को स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया पूछा जा सकता है। देखो अब इसमें समझाने जैसा, आप भी प्रैक्टिकली समझो कि समझाने जैसा कुछ है नहीं, ये चीजें तैयार करने वाली हैं। नेक्स्ट, फेम इंडिया स्कीम। फेम का फुल फॉर्म क्या है, फास्टर adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles। जो आपने देखा होगा ना कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो स्कूटियां चल रही हैं, सरकार तमाम तरह की क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो ये ध्यान रखना, ये फेम के लिए पूछा जाता है कि फेम किसके लिए है, तो ध्यान रखना ई से इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से ध्यान रखना। वो जो लेके घूमते हैं ना आजकल स्विगी वाले बेचारे, पेट्रोल ना लगे बिजली से कर लो काम, तो वो फेम, फेम हो गया जी बड़ा। क्या फेम हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम हो गया, तेज चलता है, यस। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब बिजली से भी चलेगा, पेट्रोल से भी, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चलो उद्यमी भारत, यानी कि ये एमएसएमई, एमएसएमई को एम्पावरमेंट देने के लिए उद्यमी भारत योजना लेकर आए। एमएसएमई क्या है, मिनिमम मीडियम स्मॉल, मिनिमम मिनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो, सॉरी माइक्रो, मिनी नहीं है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एम्पावरमेंट देने के लिए आया जी। पीएम मित्र, मित्र की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मित्र का मतलब दोस्त नहीं, मित्र का मतलब एम फॉर मेगा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो ये किस लिए आया है, टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। मतलब ये एफडीआई को इनवाइट करता है, बूस्ट करता है, बूस्ट एफडीआई इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो मित्र का टी जो है टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल को बूस्ट करने के लिए एफडीआई को इसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा इनवाइट किया जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एफडीआई लगाया जाए। तो मित्र, मित्र कपड़ों, मित्र क्या देखते हैं, कपड़े देखते हैं, टेक्सटाइल्स देखते हैं, आने दो मजा जीवन का चलने दो, हैश लगा दिया है। 100% एफडीआई इन ऑटोमेटेड रूट इज परमिटेड, मतलब डायरेक्ट पैसा एफडीआई, 100% एफडीआई आपने परमिशन, यानी कि हमारी भारत सरकार ने परमिशन दे दी कोल माइनिंग एक्टिविटीज में या सेल ऑफ कोल के अंदर। बड़ी अच्छी बात है, हैश लगा दो जी। Abolition of FIPB, this is also very important। FIPB क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड 2017 में खत्म किया जा चुका है, उसकी जगह न्यू रिजीम आया है। न्यू रिजीम का नाम क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, यानी कि
FIF क्या आया है? FIF। तो ये पूछा जाता है कि FIPB को हटा के क्या आया है, या FIPB क्या है, तो हम बोलेंगे FIPB अब कुछ नहीं है, हम रिप्लेस कर दिया है FIF से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम GII ने इंप्रूव किया 81, ये अपन ऊपर बात कर चुके हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 में, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि आने वाले 2025 तक हम 25% GDP से ग्रोथ कर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डीपिट कहता है जी FDI का इनफ्लो $, का 21-22 में 58.77 बिलियन रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छी बात रहा था तो जबरदस्ती के आंकड़े दिए जा रहा हो, हमें हैश लगवाए जा रहे हो। अब चैलेंजेस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये बात हो गई कि भैया स्कीम्स क्या हैं, स्कीम्स आपके सामने। अब इनको क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस यानी कि क्या परेशानी है भाई, मजे हैं तो तकलीफें भी हैं। तकलीफें क्या है, देखो, शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट स्ट्रक्चर एंड मैन पावर, बिल्कुल शॉर्टेज है मैन पावर की और एफिशिएंट स्ट्रक्चर की भारत में। रिलायंस ऑन इंपोर्ट गुड्स, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, विश्वास किया जाता है इंपोर्टेड गुड्स पे ज्यादा, तो हमारे देसी अपन पूरे इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते आए हैं। एक्सचेंज रेट के अंदर बड़ी वोलेटिलिटी होती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, रिलेटिवली लेस फेवरेबल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी, यानी कि लोन देने के लिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन को तो दे देते हैं, लेकिन MSME को कर्जा देने में बड़ा उनको तकलीफ होती है सरकार को। हेवी लॉसेस, इनएफिशिएंसीज, लोअर प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रीज में होता है। स्ट्रेन्ड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, स्ट्रेन्ड मतलब लेबर और मैनेजमेंट के बीच के रिश्ते बड़े अच्छे नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ मैन पावर होता है जी। लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट की सुविधाएं नहीं होती। दूसरे देश क्या करते हैं, बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं, उस बैरियर की वजह से एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है या नुकसानदेह हो जाता है। ग्लोबल स्लो डाउन, पूरे वैश्विक मंदी आ जाती है, पूरा पूरा नीचे चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है। हाई एंड इंक्रीज इन, भाई तेल पानी के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड एग्रेसिव टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बैंक से लोन लेना बड़ा मुश्किल है, और अगर लेते भी हैं तो उसकी हाई कॉस्ट है, तो फिर क्या होता है, धंधा मंदा हो जाता है, धंधे की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो फिर माल अकॉर्डिंगली वो कॉम्पिटेटिव मार्केट में नहीं उतार पाता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, सेकेंडरी सेक्टर। मैं आपको दे रहा हूं, इसको एक बार फोटो बना लीजिए, फोटो बना लीजिए मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रुक जाइए, मैं आपको दे देता हूँ। चलो, सेकेंडरी सेक्टर यहां से स्टार्ट होता है, ग्रीन वाला पूरा हो गया, 1 2 3 9 10। चलो सेकंड शेयर इन्फॉर्म करो, चलो जी, डीप पिट वाले पॉइंट को दोबारा लेंगे हम। चलो, ये डीप पिट वाला पॉइंट दे दिया जी आपको, 2014 लॉन्च इन 2014, मेक इन इंडिया तक हो गया जी। चलो यहां से ले लो, नेशनल सिंगल विंडो वाला आएगा जी। चलो, आत्मनिर्भर भारत 2020 तक हो गया जी। चलो, फेम आएगा जी, अब फेम, चलो कोयला वोयला आ गया। इसके बाद अबोलिशन ऑफ FIPB, चलो इसके बाद आते हैं चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जितना मैंने लिखाया है उतना काफी है, इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं आने वाला भाई साहब। चलो चलो जी, अब अपना आखिरी पोर्शन बचता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के बारे में कहानियां सुनते चलो। द सर्विस सेक्टर रेफर्स टू इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग इंटेंजिबल गुड्स। सर्विस सेक्टर रेफर्स टू इंडस्ट्री प्रोड्यूस, ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है इंटेंजिबल गुड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं, सर्विसेज एज आउटपुट। देश का GVA का लगभग 54%, 53.89% ऑफ टोटल GVA यहां से होता है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया एंड हैज हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है, भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने वाले लोग भी बड़े एफिशिएंसी से यहाँ पर काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। बिल्कुल, ग्लोबल यानी कि विश्व में और देश में भी इतनी मांग है सर्विसेज की,
प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज की कि यार इसकी ग्रोथ होना बहुत ही आसान बात है। क्या हो रही है? रैपिड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। नॉलेज बेस्ड सर्विसेज का रैपिडली एक्सपेंशन हो रहा है, तो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज है ये इतनी ज्यादा बाजार में बढ़ गई हैं, इसके यही रिस्पॉन्सिबल है फास्टर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए या सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जो फास्टर ग्रोथ हो रही है उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज है, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है, यही रिस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से हमको मजा आ रहा है। ठीक है, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो लोगों को काम करना है तो एआई कोर्स करो और आपको जॉब लग जाएगी, जाहिर सी बात है। कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर जब पूरा विश्व नीचे गिरा हुआ था और हर सेक्टर नीचे गिरा हुआ था, तब भी सर्विस सेक्टर हमारा जो था रिमेन्ड रीसैंडेड, कोई चक्कर वाली बात नहीं थी। उसके पीछे रीजन हायर डिमांड ऑफ डिजिटल सपोर्ट सिस्टम एंड नीड फॉर डिजिटल इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन, ये जरूरत थी। ठीक है, इसको आप हैश कर लेना जी। अच्छा, एक पॉइंट मेरा छूट गया। इंडिया इज अमंग टॉप 10 WTO मेंबर्स, यानी कि WTO मेंबर्स जो हैं उसके टॉप 10 मेंबर्स के अंदर भारत भी आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज में। 2022 में 27 बिलियन की सर्विसेज हमने प्रोवाइड की, एक्सपोर्ट की, सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस सेक्टर लार्जेस्ट, हाँ, सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का, अप्रोक्स 60% या उससे ज्यादा भाग कहां से आता है? एफडीआई, यानी कि 1 करोड़ रुपए का एफडीआई आता है तो 60 लाख रुपए इस पे आता है, सर्विस सेक्टर पे आता है। वर्ल्ड्स इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 ऑफ अंकटाड की वर्ल्ड्स इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत को 7th पोजीशन, रैंक आ गई जी, इंपॉर्टेंट है, 20 कंट्रीज में से 7th पोजीशन अपन को मिली है। दिस इज ऑल्सो हैश। लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, 100% FDI is permitted by government in telecommunication sector through automatic route। देखो, उधर कोल और कोल से सर्विसेज को दिया था 100%, यहां पर 100% किसको दे दिया भाई साहब? टेलीकम्युनिकेशन को दे दिया। कोई चक्कर वाली बात नहीं है, देने दो। FDI सीलिंग इन इंश्योरेंस, भाई FDI का इंश्योरेंस मार्केट के अंदर जो पहले 49% शेयर हुआ करता था वो बढ़कर 74% हो गया इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सर्विसेज सेक्टर्स में। तो ये खत्म होता है जी आपका। वैसे ये थोड़ा सा ही है, 7-8-10 पॉइंट्स है, तो इसको तो आप पूरा एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं सर्विस सेक्टर, यहां से चलिए रैपिड एक्सपेंशन तक आए, रैपिड एक्सपेंशन से लिया, अंकटाड वाली लाइन लेनी है, ये अंकटाड वाली लाइन ले ली हमने, और ये हमारा थोड़ा सा इसको इधर खसका देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा किए देते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट आपका चलो, करंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज अपन बड़े गर्व के साथ सीना ठोक के बोल सकते हैं हमारा सिलेबस खत्म हो गया जी। तो अब आपसे क्या अनुरोध है? आपसे अनुरोध है कि जितना अपन ने लिखा है इसको पढ़ें, ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू करें। अभी तक जो अपन पहले सेशन, दूसरे जो भी अपना सेशन इंडियन इकोनॉमी के रहे हैं, इससे पहले वाले भी, तो उसके अंदर जो लिखा है, जो डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली इसको एक बार गो थ्रू करें। गो थ्रू करने के बाद क्या करें, बुक के पीछे के जो 17, 18, 20 क्वेश्चन हैं वो 20 क्वेश्चन करें। 20 में से 16 क्वेश्चन तो आप नीच के हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन में आप कहीं फंसोगे तो एक बार पेज पर लट के देख लेना, वो भी मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो उसके जवाब दिए हैं आप, उसके जो टिक है। तो आप ये प्रैक्टिकली ये पकड़ के चलो कि आपको, अगर आपने ये तीनों चारों सेशन, जो भी जितने भी सेशन अपन ने इंडियन इकोनॉमी के लिए हैं, ये सेशंस अगर आपने कंप्लीट कर दिए हैं तो पीछे के क्वेश्चन बन जाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार भाई साहब देखो, लॉटरी चैप्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाला, अगर पता है तो जवाब है, नहीं पता है तो नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? मैंने IMP मार्क लगवा दिए हैं आपको, हैश लगा दिए, जितने भी हैश हैं तो उनको एक काम करना, जितने भी हैश ना, जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तो हैश वाले पॉइंट्स को वापस से दोबारा एक पेज पे लिख लेना, ताकि एग्जाम टाइम पे सिर्फ वो पेज आपको देख के जाना है जो मैंने हैश वाला लगाया, फिर छोड़ देना बाकी सब।
इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। बाकी तो अंडरस्टैंडिंग अपन ने डेप्थ में जाके ली, क्योंकि समझने वाली चीजें थी ना। इंडिया इसमें समझने वाली चीज क्या है, आंकड़े आंकड़े हैं, डाटा डाटा है। तो अगर आपको बात समझ में आती है तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी की चर्चा करेंगे अगले सेशन में। अगर कोई समस्या आती है आपको तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल। बेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। एक मैं सेशन दूंगा एग्जाम टाइम पे आपको कि आपको जिंदगी का मजा आएगा उसमें। ठीक है बस, चलो बाय बाय, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।